नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और आइए आज आपको थोड़ी आसमान की सैर कराते हैं। सस्ता हवाई सफर, लेकिन अब मुश्किल हो चली है डगर। और क्यों हो चली है? क्योंकि एयर फेयर इस समय ऑलमोस्ट जहां थे वहां से डबल हो गए हैं। 2 गुने किराए लग रहे हैं। अगर किसी सेक्टर पे आप कल तक 3 या 4 हजार की टिकट ले रहे थे, तो अब वहीं आपको 8, 9 या हो सकता है 10 हजार की भी टिकट मिल रही हो। इस बीच एक और बात हुई है कि सरकार ने अब कैपिंग हटा दी एयर फेयर से। आपको याद होगा कि जब कोरोना काल था, या इनफैक्ट अभी भी कोरोना काल से तो बाहर नहीं है, लेकिन जब हाई था, पीक पर था, लॉकडाउन थे, उस दौरान कैपिंग लगाई गई थी। अधिकतम और न्यूनतम सीमा तय कर दी गई थी हवाई किरायों की, वो अब हट गई है। तो इसके क्या असर होंगे? क्या महंगे किराए और महंगे हो जाएंगे या सस्ते होने की गुंजाइश होगी? ये तमाम चीजें हैं, तमाम सवाल हैं। लेकिन इस वक्त तो भाई फ्लाई करना काफी महंगा हो गया है, तो क्या फिर से सस्ता होगा? आज इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढेंगे। क्या आप दोबारा सस्ता टिकट ले पाएंगे? और उसके लिए हमने कुछ खास मेहमान बुलाए। लेकिन आइए उससे पहले समझते हैं कि इस समय आसमान में क्या चल रहा है, एक नजर डालते हैं हुआ क्या है। तो देखिए, इस समय सरकार ने एक नई गाइडलाइन जारी की है सस्ते हवाई सफर के ऊपर, या कह लीजिए कि जो अभी तक टिकटिंग है उसके ऊपर एयर फेयर पे से कैप हट गया है। सरकार ने उसकी जो कैपिंग थी, यानी अधिकतम और न्यूनतम की जो सीमा थी, वो हटा दी है। 31 अगस्त से ये लागू हो जाने वाला है। और किराए पर अब कोई कंट्रोल नहीं होगा, यानी कि जो किराया है वो मार्केट ही कंट्रोल करेगा। अभी तक ये था कि आप एक हद से ज़्यादा घटा नहीं सकते, एक हद से ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते, और वो सेक्टर अलग अलग उन्होंने डिफाइन कर दिए थे। कोविड के दौरान जैसा मैंने कहा कि ये एयर फेयर कैप लगा था 15 दिन का। ये इंपॉर्टेंट है, ये 15 दिन की साइकिल है। अगर आज कोई किराया मान लीजिए किसी रूट का 4000 है, तो उसे अगर एयरलाइन कम करना चाहे तो 15 दिन वेट करना होगा। 15 दिन के बाद की टिकट सस्ती या महंगी मिलेगी, अभी उतनी ही रहेगी। एयरलाइंस कर रही थी इसको हटाने की मांग। जब से चीजें थोड़ी नॉर्मलाइज हुई हैं, तो एयरलाइंस का कहना था ये हटा दीजिए, इससे जो मार्केट प्रैक्टिस है उसमें प्रॉब्लम हो रही है। और अब देखिए कि जब ये हट गया है तो अब क्या होगा। अब एयरलाइंस किराया तय कर पाएंगी। तय वो अभी भी कर रही थी, लेकिन अब कोई कैप नहीं रहेगी। अब वो जो चाहे वैसा किराया तय करें। कोई अधिकतम सीमा, जैसे मैंने कहा, अब नहीं रहने वाली है। कोई न्यूनतम सीमा भी नहीं रहेगी। और यहां पर डिमांड सप्लाई के हिसाब से जो है वो किराए तय होंगे। जिस रूट पे ज्यादा डिमांड वहां हाई होगा, जहां हो सकता है कम डिमांड हो वहां आपको सस्ता पड़े। और बिजी रूट पर जैसा मैंने कहा थोड़े महंगे टिकट संभव है, लेकिन जहां पर डीप डिस्काउंटिंग की गुंजाइश है वहां पर हो सकता है आपको फिर वो 1000-2000 टाइप के टिकट मिले। खूब सस्ते, जैसा हम कह रहे हैं, ये टिकट हो सकते हैं। और कम डिमांड वाले रूट पर इस तरह की गुंजाइश बनेगी कि ये टिकट आपको सस्ते होते हुए दिखाई देंगे। तो चलिए थोड़ा अब देख लेते हैं कि इन सबसे होगा क्या। कंपटीशन में ग्राहक का फायदा हो सकता है यहाँ पर, और आपको और हमको सस्ते टिकट की गुंजाइश बन सकती है, क्योंकि अभी कुछ नई एयरलाइंस का भी पदार्पण हो रहा है। आकाशा जैसे आ गई है, एयर एशिया फिर से नए स्वरूप में दिखाई देगी, पूर्णतः अब टाटा के पास है। एयर इंडिया का मैनेजमेंट टाटा के पास है। काफी कुछ हो रहा है हमारे आसमानों में। जेट एयरवेज फिर से शुरू होने वाली है। ये तमाम चीजें हैं। तो आइए समझते हैं कि क्या हमें सस्ते टिकट मिलने वाले हैं, या फिर अभी ये जो महंगे महंगे टिकट इस वक्त चल रहे हैं इन्हीं को हमें खरीदना होगा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं एटी टीवी के मैनेजिंग पार्टनर सत्येंद्र पांडे साहब, एविएशन एक्सपर्ट और पूर्व आईएएस धीरज माथुर जी, और कंज्यूमर राइट एक्टिविस्ट बिजॉन मिश्रा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बिजॉन जी, मैं आपसे ही शुरुआत करता हूं। हाल फिलहाल में अगर कहीं ट्रैवल किया है तो आपको भी लगा कि बहुत 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 ज्यादा महंगा हो गया टिकट, या तो ट्रैवल किया ही नहीं होगा टिकट का दाम देख के? विपिन भाई, थैंक यू। मतलब हम काफी लकी हैं, हमारे लिए टिकट और कोई खरीदता है तो हमको तो डायरेक्टली खरीदना नहीं पड़ता है। बट वाकई में जब हम वेकेशन में जाने के सोचते हैं परिवार के साथ, तब जरा सा मतलब डिस्कम्फर्ट आता है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू नो आपको जब अपने पॉकेट से पैसा देना पड़ता है तो लोगों को पिंच करता है, यू सी। एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट सबको लेकर बिजनेस या व्यापार तरक्की कर सकता है। इसी कोई भी धंधा मतलब लॉस में नहीं चला सकते हैं लोग। तो प्रॉफिट तो कमाना है, लेकिन प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिटियर नहीं करना है। यू नो, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। Right. और आप लोग सबको मालूम है कि एविएशन सेक्टर इन इंडिया काफी रेगुलेटर ये सब मामले में थोड़ा सा मतलब उतना कड़ा नहीं है, बट दे गिव लॉट ऑफ फ्रीडम टू द ऑपरेटर्स टू ऑपरेट। बट मार्केट में जब कंपटीशन वाकई में सही रूप से आएगा तो कंज्यूमर विल ऑलवेज बी द किंग एंड द स्माइल विल कम ऑन द फेस ऑफ द कंज्यूमर।
और हम 5-10 साल से देख रहे हैं कि काफी आम कंज्यूमर्स अब भ्रमण एयरलाइन में करने लग गए हैं, एंड दे हैव लाइक्ड द आइडिया दैट नाउ इट इज बिकमिंग धीमे धीमे अफोर्डेबल भी हो रहा है। जी लेकिन कभी कभी ये जो झटका मिल जाता है कि सीलिंग हटा देना, जी अब सीलिंग अब हटा दोगे तो फिर कैसे नियंत्रण रखोगे? तो अब कंपटीशन कमीशन है हमारे देश में जो कार्टेलाइजेशन को देखते रहते हैं क्लोज नजरिया से। तो जी जी कभी भी एयरलाइंस को कार्टेल फॉर्म करना मतलब एनकरेजमेंट नहीं देना चाहिए, या वो लोग ऐसे कोई मोनोपोली नहीं क्रिएट कर लें। और हम लोग धीमे धीमे देख रहे हैं कि देयर इज अ मार्केट डोमिनेंस ऑफ सर्टन एयरलाइंस इन द कंट्री। काफी ये लोग मार्केट शेयर कैप्चर कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम नए एंट्रेंट्स भी आ रहे हैं। जेट एयरवेज फिर से शुरू करेंगे अपना मतलब एक्टिविटीज। बट लेसन्स लर्न, जैसे जेट एयरवेज का जो लेसन्स लर्न हुआ, किंगफिशर का लेसन लर्न हुआ, अभी स्पाइस जेट का हम लोग देख रहे हैं कि दे आर नॉट गोइंग थ्रू, जी दे जी आर गोइंग थ्रू लॉट ऑफ एयर पॉकेट। तो वही है यहाँ पर बिजॉन साहब की बहुत सारी चीजें इंडियन एविएशन सेक्टर के पिछले 3-4 महीने में तो इसमें बहुत ऊपर नीचे हो गया। दुनिया भर के हमने देखे इंसिडेंसेस सामने आ गए, सुरक्षा पे सवाल उठ गए, अब हवाई टिकट महंगे हो गए। सचिन पांडे साहब, हमने पहले भी कई बार बातचीत की, लेकिन अब जो ये ताजा मूव है कि आपने एयर फेयर से कैप हटा दिया है, क्या इंपैक्ट आएगा? क्योंकि एक तरफ देखिए इस समय जब हम बात करते हैं लोड फैक्टर की 70-80% के बीच चल रहा है, यानी हर चौथी पांचवी सीट खाली है, लेकिन बावजूद उसके किराए डबल हैं। अब जब ये कैप भी हट गया है तो क्या ये और ऊपर जाएंगे? और अगर और ऊपर जाएंगे तो फिर उड़ेगा कौन? विपिन जी नमस्कार। जैसे कि आपने जिक्र किया, ये कैप में न्यूनतम और अधिकतम किराए दोनों सेट कर रहे थे। जी तो इसका ये इम्पैक्ट था कि जो न्यूनतम किराया है, जैसे आप दिल्ली से बंबई की फ्लाइट ले लें, इसका नेचुरल लेवल 3,000 के करीब है, लेकिन आपको 4,500 से नीचे टिकट ही नहीं मिल रहा था। तो जैसे कि कई लोगों ने जिक्र किया है, जो ग्राहक है वो फिर सोचेगा मैं उड़ान भरूं कि नहीं, और कई ग्राहक ऐसे थे जो जा ही नहीं रहे थे। ये कैप अब हटाया इसलिए गया है क्योंकि डिमांड बहुत स्ट्रांग रहा है। अगर आप Q1 में देखें, जो प्रॉक्सीज होते हैं, चाहे आप देखें कितने यात्री गए, चाहे लगेज सेल्स देखें, चाहे होटल्स की बुकिंग्स देखें, ये सब बहुत स्ट्रांग है। और इसीलिए अगले 1-2 महीनों में एयरफेयर नीचे नहीं जाएंगे, लेकिन उसके बाद ये 20 से 30% नीचे जाएंगे जो करंट लेवल्स है उससे। ठीक है, आप कह रहे हैं कि तुरंत तो नहीं, लेकिन उसके बाद ये नीचे जाएंगे। माथुर साहब, इस वक्त जो स्थिति है, जो ऑलमोस्ट किराए डबल हो गए, मतलब एक तरफ तो सीट भी खाली है और फिर भी आप किराया दुगना दुगना ले रहे हैं, इसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी है? क्या अफोर्डेबिलिटी नहीं है अब एयरलाइंस के पास, या जो उनके पुराने बैकलॉग है उसको कवर करने की कोशिश कर रही है? हो क्या रहा है? देखिए, जो एविएशन का बिजनेस है, 2-3 बातें इसकी विशेष हैं। एक तो इसका जो उसमें जो पूंजी निवेश होता है वो बहुत अधिक है, मैसिव कैपेक्स, वेरी थिन मार्जिन्स, खाली इंडिया में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड। नंबर 1। नंबर 2, ये खासतौर से इंडिया में there are many market distortions in terms of regulations by the government. ये जो caps था, that was a very big distortion. ATF pricing जो है, that is a very major distortion. So pure market forces don't really work in this sector. तो अब आप कहें कि एक तरफ तो ये सारे ATF का हाईएस्ट ATF प्राइसेस इन द वर्ल्ड हो, GST में ATF शामिल ना हो, बहुत सारे और इश्यूज थे, उनमें से काफी सारे इश्यूज सरकार ने एड्रेस किए हैं, उनका समाधान निकाला है, पर अभी भी काफी इश्यूज हैं जो एयरलाइंस को पर बोझ बनते हैं। और अगर आप देखेंगे हिंदुस्तान में कि पूरे एविएशन सेक्टर में जो वैल्यू चेन है, उसमें सिवाय एयरलाइंस के बाकी जितने भी बाकी प्लेयर्स हैं सब मुनाफा कमा रहे हैं, चाहे वो ऑयल कंपनीज हो, चाहे वो एयरपोर्ट ऑपरेटर्स हो, चाहे ग्राउंड हैंडलिंग कंपनीज हो, सब एवरीबडी इज मेकिंग मनी एक्सेप्ट फॉर द एयरलाइन। So to
तो द क्वेश्चन ऑफ कार्टेलाइजेशन, इतना कंपटीशन है यहाँ पर, कार्टेलाइजेशन की बात करना या ये कहना कि प्राइस गाउजिंग हो रहा है या प्राइस हाइक्स, अननेचुरल प्राइस हाइक्स हो रहे हैं, आई डोंट थिंक दैट इज अ फेयर assessment of the situation, because airlines grapple with very very serious problems. और हमने देखा है कि हम पिछले 10 सालों में, अगर आप देख लें 15 सालों में 2-3 एयरलाइंस बंद हो गई हैं। जी, तो माथुर साहब एक बड़ा, मैं आपके सवाल से एक सवाल निकालता हूं और सत्येंद्र के पास जाता हूं, मुझे ये इंटरेस्टिंग है काफी। सत्येंद्र भाई मुझे ये बताइए, ये बात सही है, हमेशा से मैं सुनता आया हूं कि एयरलाइन का बिजनेस बहुत रिस्की बिजनेस है, बहुत थिन मार्जिन का बिजनेस है। इतिहास गवाह है किस तरह से एयरलाइंस खुली बंद हुई, सिर्फ भारत में नहीं दुनिया भर में, अमेरिका जैसे देशों में भी। फिर मुझे ये समझ में नहीं आता है कि क्यों बहुत सारे लोग इस बिजनेस में उतरना चाहते हैं, क्यों नई नई एयरलाइंस आती हैं। फिर ठीक है, छोड़िए ना, कोई और बिजनेस कीजिए, सरकारें चलाएंगी इसको, एयरलाइन को, एविएशन सेक्टर को, क्यों आपको उतरना है? फिर क्यों ऐसा होता है? तो क्या कुछ मतलब एम्बिग्विटी है, क्या है ये? ये बहुत ही टफ बिजनेस है। मार्जिन्स अगर आप अच्छा साल देखें तो अगर 5, तो फिर वही तो मेरा सवाल है कि करना ही क्यों है फिर ऐसा बिजनेस? नहीं, क्योंकि कनेक्टिविटी देश के लिए बहुत जरूरी है। सरकार करेगी वो, क्यों मुझे अपना बिजनेस पैसा जलाना है जाके एज ए बिजनेसमैन, मैं कोई और बिजनेस करूं? जब आप इन्वेस्टर्स करना चाह रहे हैं तो सरकार ने कोशिश करी एयर इंडिया में, लेकिन उसका आपने देखा क्या नतीजा था। तो ये बिजनेस बहुत क्रिटिकल है देश के लिए, क्योंकि अगर आप कनेक्टिविटी नहीं बढ़ाएंगे तो मार्केट्स नहीं खुलेंगे, आपका ट्रेड नहीं होगा, लोगों का आना जाना नहीं होगा। लेकिन ये कहने के पश्चात मैं ये भी आपको कहना चाहूंगा कि जो इनपुट कॉस्ट हैं, जैसे कि माथुर साहब ने कहा, जो डॉलर है वो 79-80 के बीच में है, तेल के दाम डबल हो गए हैं, आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है। तो ये बिजनेस को बड़ी बारीकी से मैनेज करना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि एयरलाइंस ने प्रॉफिट नहीं कमाया, आप इंडिगो को देख लीजिए, बहुत भारी प्रॉफिट कमाया है, बस ये पैंडेमिक के दौरान काफी लॉसेस हुए हैं। तो ये भी धीरे धीरे जो एयरलाइंस ठीक से मैनेज करी जा रही हैं, चाहे वो इंडिगो हो, चाहे वो टाटा ग्रुप एयरलाइंस हो, ये काफी मुनाफा कमा सकती हैं, लेकिन मैनेजमेंट ठीक रहना चाहिए। ठीक है बिजॉन साहब, जब ठीक है हम भी ये समझते हैं, जो आपने शुरू में एक बात कही कि भाई हाँ बिजनेस है वो भी चलना चाहिए और जो ग्राहक है उसकी भी बात होनी चाहिए। और देखिए ये तो एक फेयर मार्केट पॉलिसी रहती है, अब जिसको सफर करना है वो करे। अगर मार्केट डिसाइड कर रहा है 10,000 की टिकट आ रही है, ठीक है आप ट्रेन से जाइए, कोई और साधन ले लीजिए। और कभी कभी होता है, हमने वो दिन भी देखे कि 1,000-1,200 रुपए की टिकटें भी आती हैं, अभी भी सेल लगी हुई है, हालांकि वो टिकटें मिलती नहीं है इतनी आसानी से लेकिन अभी भी सेल लगी हुई है। तो आपको क्या लगता है कि कई बार ऐसा मौका आएगा तो ठीक है हमें भी थोड़ा बहुत झेल लेना चाहिए, लेकिन अब देखिए जैसे आकाशा आ रही है, जेट एयरवेज फिर से शुरू हो रही है, एयर इंडिया का सब कुछ बदल गया है, एयर एशिया भी अभी तक तो ऐसा लगता था कि पता नहीं 1-2 सिटी में उड़ती है, लेकिन वो भी ऑपरेशंस बढ़ा रही है। तो शायद हो सकता है कि हमारे लिए फिर से बढ़िया दिन आ जाए, मतलब ग्राहक के लिए। बिल्कुल विपिन भाई, हम लोग ऑलवेज उम्मीद करते हैं कि ग्राहक विल गेट द बेस्ट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वही लोग पेमेंट करते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि बिजनेस तरक्की करें ताकि कंज्यूमर को मैक्सिमम फायदे हो, वैल्यू फॉर मनी मिले। लेकिन हम बराबर ये कहते हैं, और हमको गलत मत समझिए, कि एक पारदर्शिता लाना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए, एक ओपन कंसल्टेशन होना चाहिए फेयर फिक्सेशन के लिए, ताकि लोगों को पता लगे कि आप एफिशिएंट हो या इनएफिशिएंट हो। आप पैसे को, जैसे आपने पूछा कि क्यों लोग आना चाहते हैं इसमें, इट इज अ कैश रिच। आप हर टिकट कैश में खरीदते हैं और पेमेंट करते हो तेल भरने वाले को 2 महीना, 3 महीना, 5 महीना बाद आपके पास सारा पैसे आ जाते हैं। तो आप क्यों नहीं ऑयल कंपनीज को तुरंत पेमेंट करते हैं? आप उस पैसे को कहां ले जा रहे हैं, कहां यूज कर रहे हैं, किस चीज में यूज कर रहे हैं? ये पारदर्शिता जब तक आप नहीं लाएंगे तब तक अच्छे कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन मार्केट प्लेस में नहीं रहेगा। इसलिए हम लोग रेगुलेटर का ऑलवेज ये अपेक्षा रखते हैं कि रेगुलेटर ये सब चीजों को बारीकी से देखेंगे। जैसे लैंडिंग चार्जेस हुए, अब लैंडिंग चार्जेस आप क्यों नहीं दे रहे हैं सरकार को, या जो भी एयरपोर्ट का अथॉरिटीज हैं, आप क्यों उसको बकाया रख रहे हैं, जबकि हर पैसेंजर इमीडिएटली कैश पेमेंट करके ट्रैवल कर रहा है? तो कहां पर प्रॉब्लम है, किस चीज में प्रॉब्लम है? और हम अभी जो सुने हमारे ऑनरेबल पैनल मेंबर्स से कि बिल्कुल सही है
कि जो लोग सही ढंग से इस व्यापार को चलाना चाहते हैं वो इससे फायदा कमाएंगे, लेकिन जो इस बिजनेस से और कोई बिजनेस चलाना चाहते हैं और पैसे को डाइवर्ट करना चाहते हैं, जी जी, वो कभी ना कभी फंस जाएंगे। ठीक है। तो खैर अभी अभी मुझे तो लग रहा है कि जो प्लेयर्स हैं, अब जैसे टाटा के पास आ गए एयर इंडिया, और एयर एशिया को भी उन्होंने ले लिया है, और फिर अकासा है, और जेट एयरवेज फिर से रिवाइव होकर आ रही है। ऑलरेडी जो बाकी प्लेयर्स हैं वो कर ही रहे हैं। माथुर साहब ये बताइए कि अब जब इतने प्लेयर हो जाएंगे, हमेशा ये भी एक बड़ा सवाल रहता है कि इंडियन मार्केट में एग्जैक्टली कितने प्लेयर चाहिए। वो एक आध भी बैलेंस इधर उधर जाता है तो भी गड़बड़ाता है, मतलब एक आध कम हो जाए तो दिक्कत, एक आध बढ़ जाए तो दिक्कत। क्या अब जो एंट्रेंट्स हैं, नए एंट्रेंट्स के साथ मार्केट एकदम बैलेंस में रहेगा, ये विन विन सिचुएशन रहेगी, कंपनियां भी ढंग से चलेंगी, और जो एयर फेयर्स हैं वो भी ऐसे रहेंगे कि लोग अफोर्ड करेंगे अच्छे से और फुल फ्लाइट्स जाएंगी? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य रखा है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज से उड़े। तो दैट इज आवर पोटेंशियल मार्केट। वी हैव अ ह्यूज अनमेट डिमांड। अगर आप देखें इंडिया में जो हमारी आबादी है, हमारी करीब 2019 में फॉर एग्जांपल के नंबर्स हैं मेरे पास अभी इमीडिएटली, 140 मिलियन पैसेंजर्स ने ट्रैवल किया था। उसका आप समझ लीजिए करीब 35-40% वो थे फ्रीक्वेंट फ्लायर्स। तो दी एक्चुअल परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन, वन एस्टिमेट इज दैट लेस देन 4%, 4% आबादी ही हवाई जहाज से ट्रैवल करती है। अमेरिका में जो ये आंकड़ा है वो 300 गुना है, चाइना में 45% है, मलेशिया में 200 गुना है। तो हमारे यहाँ अभी बहुत ज्यादा गुंजाइश है एविएशन नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर एंड दी एयरलाइंस को बढ़ाने की। अगर आप एयरबस और बोइंग की रिपोर्ट्स, एनुअल रिपोर्ट्स आती हैं, उनको देखें तो प्रोजेक्ट करते हैं कि इंडिया में अभी करीब 700-750 हवाई जहाज हैं। उनके हिसाब से अगले 2030 तक 2000 एक्स्ट्रा एयरक्राफ्ट की डिमांड होगी। कुछ रिप्लेसमेंट्स भी होंगे, बट दे एस्टिमेट दिस टू बी, एंड आईटा वगैरह सारे सबके आंकड़े आए, दिस विल बी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन मार्केट्स इन द वर्ल्ड। दैट इज बिकॉज हमारी जो इकोनॉमी है, द कंट्री इकोनॉमी इज बीन डूइंग वेल। कोविड वगैरह में सेटबैक जरूर आए, बट बेसिक फंडामेंटल्स आर देयर, डिमांड इज देयर। There are a lot of global factors that are playing on us right now, but the fundamentals are there, are intact, and जो हमारी ग्रोथ थी, इकोनॉमी की ग्रोथ थी, एविएशन मार्केट की ग्रोथ थी, वो फिर वापस आएगी। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं, और वो मैं आई थिंक माथुर साहब वो आ भी रही है, क्योंकि अब धीरे धीरे जो पैसेंजर लोड फैक्टर है वो बढ़ता जा रहा है, और यही शायद रीजन भी है कि एविएशन कंपनियों को इतनी हिम्मत है कि उन्होंने किराए उस लेवल पे पहुंचा दिए हैं जहां पर शायद बहुत सारे लोगों की अफोर्डेबिलिटी से बाहर चले गए। तो चलिए सत्येंद्र साहब ये बताइए कि अब कब तक उम्मीद की जाए कि एयरफेयर नॉर्मलाइज हो जाए, मतलब जैसे थे वहां हो, एकदम दुगने तिगुने टाइप के ना रहेंगे, कब तक उम्मीद कर सकते हैं? नहीं तो विपिन जी, जो एयरफेयर आज के डेट में अगर आप 15 दिन के बाद देखें तो ये 20 से 30% नीचे हो जाते हैं। तो वो इनका नॉर्मलाइज लेवल है। तो जो यात्री पहले से बुकिंग करें उनको ये एयरफेयर्स अभी भी मिल जाएंगे, लेकिन जो ये कैपिंग हटेगी ये अगस्त के एंड में हटेगी, और अक्टूबर में 4 छुट्टियां हैं, भारी छुट्टियां, गणेश चतुर्थी है, दशहरा है, दिवाली है, नवरात्रि है। तो इसकी वजह से जो एयरफेयर में मॉडरेशन होगा, हमारा अंदाजा है 10 से 15% ही होगा। इसके कहने के बाद मैं ये कहना चाहूंगा, जहां तक एयरफेयर का मामला है, इसमें जैसे ही एक एयरलाइन घटाती है तो बाकियों को मैच करना पड़ता है, चाहे उनका जो मार्केट शेयर हो, जो कॉस्ट पोजीशन हो, जो भी। ये जैसे सीमेंट बिजनेस है या स्टील बिजनेस है, ये पूरा कमोडिटी बिजनेस है, क्योंकि जब वो जहाज उड़ जाता है तो वो कैश फ्लो आपको कभी वापस नहीं आ सकता। तो जैसे ही एक भी एयरलाइन किसी भी कारणवश डिस्काउंटिंग शुरू करेगी, बाकी सारी इंडस्ट्री मैच करेगी। अब ये देखना है कि कौन सी एयरलाइन सबसे पहले ये करती है। राइट। तो माथुर साहब, जो नए एंट्रेंट्स हैं, अकासा है और फिर जेट एयरवेज है, उनकी एंट्री से ये कंपटीशन थोड़ा स्ट्रांग होता हुआ नजर आएगा, मतलब ग्राहक के फायदे में दिखेगा? बिकॉज अकासा ने तो ऑलरेडी मेरे ख्याल से 500 रुपए उसके आसपास का डिस्काउंट ऑलमोस्ट जो रूट्स वो ऑपरेट कर रहे हैं उस पर ऑफर किया है ऑलरेडी।
बट ये भी मैं कहना चाहूंगा कि बीच में कुछ साल पहले एक स्थिति आ गई थी कि जो इतना प्राइस वॉर चल रहा था, that the airlines were killing each other and themselves. So we shouldn't have a situation of that kind arising again, क्योंकि इससे लॉन्ग टर्म कोई फायदा, शॉर्ट टर्म फायदा होता है, पैसेंजर्स को जरूर होता है कि हाँ भाई सस्ते टिकट मिल रहे हैं, बट इसका अल्टीमेटली अगर एयरलाइंस बैठ जाती है जैसा हुआ है हिंदुस्तान में, तो फिर उसका नुकसान और उसका जो प्रतिकूल प्रभाव है वो भी जी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने। ऐसा भी नहीं चाहेंगे क्योंकि उससे फिर आगे जाके अजीब सी हो जाती है, फिर कम प्लेयर बचते हैं, फिर टिकट महंगा मिलता है। लेकिन जो बिजॉन साहब बात कर रहे थे उसी से मैं अंत करना चाहूंगा कि हाँ, एक यात्री भी ये समझता है कि जो एविएशन सेक्टर है वो एक बिजनेस है और वो भी चले, उसको ढेर सारी सुविधाएं मिलती हैं, और लेकिन उसकी साथ में ये भी उम्मीद रहती है कि एयर फेयर ऐसे रहें जहां वो उसकी जेब पर आग ना लगा दे, उसके अंदर उसके लिए रहे कि हाँ भाई मुझे इमीडिएटली भी अगर टिकट चाहिए एक आध हफ्ते के अंदर, तो ऐसा ना हो कि वो मेरी क्षमता से ही बाहर हो। हम भी जानते हैं कि 3 महीने बाद की टिकट बुक कराएंगे तो कंपैरेटिवली सस्ती आती है, लेकिन हर बार ऐसा केस नहीं होता है। आई होप कि ये जो भी चीजें हो रही हैं एविएशन इंडस्ट्री में, चाहे नए प्लेयर आ रहे हो, चाहे अब उनको थोड़ी आजादी मिल जाएगी कैपिंग हटने के बाद से कि वो अपने हिसाब से एयरफेयर डिसाइड करें। हो सकता है किसी रूट पे किसी दिन पे किराया ज्यादा हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि किसी दिन पे आपको काफी सस्ती टिकट लेने का भी मौका मिले। तो इसी उम्मीद के साथ मैं अपने तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा और देखते हैं आने वाले कुछ दिनों में किस तरीके से अपना एविएशन सेक्टर इवॉल्व होता हुआ नजर आता है। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।